साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। और जॉन मिल्टन आप जानती हो कि इनको क्या कहा जाता है, एक प्यूरिटन पोइट के रूप में भी माना जाता है। इसीलिए जो है ये जॉन मिल्टन जो थे वो ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्यूरिटन एज कहलाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द ग्रेटेस्ट पोइट अमंग द पोइट्स ऑफ प्यूरिटन एज वाज, यानी कि प्यूरिटन एज का सबसे महान कवि कौन है, तो वो कौन है, जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन जी का जन्म जो हुआ था वो 1608 में, और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1674 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पेइंग अ जस्ट ट्रिब्यूट टू द डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन हु रोट द फॉलोइंग फेमस लाइन अबाउट मिल्टन। ये लाइन जो है जो मिल्टन के बारे में कही गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कही? ओके, चलो देखते हैं। द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट फार्ट। ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि मिल्टन के प्रभावशाली व्यक्तित्व को उचित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने मिल्टन के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति लिखी। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में, कि तेरी आत्मा एक तारे की तरह है और अलग हो गई। दैट मीन्स ये हु प्रेज स्पेंसर, किसने प्रशंसा की स्पेंसर की, शेक्सपियर की और बेन जॉनसन की एज अ पोइट। वट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल, बट ही यहाँ पर यूज हुआ है मिल्टन के लिए, इसीलिए मिल्टन ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कवियों के रूप में स्पेंसर, शेक्सपियर और बेन जॉनसन की किसने प्रशंसा की, लेकिन वह उन सभी से अलग थे, और जो अलग व्यक्ति था वो कौन था? मिल्टन। और फोर्थ क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड, किसको माना जाता है टू बी द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, यानी कि चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको माना जाता है? तो जॉन मिल्टन को। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसे माना जाता है? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, मिल्टन में भी कॉल द लास्ट एलिजाबेथन एज एन, क्या? एज एन आर्टिस्ट और एज, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के रूप में भी जाना जाता है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट मिल्टन्स पोइम ऑफ द अर्ली पीरियड आर। इनके पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली पीरियड, मिडिल पीरियड और लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड में इनकी कुछ महत्वपूर्ण वर्क आए थे, जिसमें पैराडाइज रेगेंड और सेंसन एगोनिस्ट को लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो अर्ली पीरियड की बात हो रही है। अगर हम अर्ली पीरियड की बात करें तो कौन कौन सा अर्ली पीरियड में था जो कि महत्वपूर्ण था, तो यानी कि अर्ली पीरियड में ये सभी जितने भी वर्ग ऊपर दिए गए हैं ये सभी अर्ली पीरियड के वर्ग हैं। द हिम्न टू द नेटिविटी है, इसके बाद में एल एलेग्रो, इल पेंसेरसो, लैसिडस और कॉमस, यानी कि बोथ ए एंड बी ये सभी अर्ली पीरियड के ही राइटिंग्स हैं इनकी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे द हेम ऑन द नेटिविटी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल एलेग्रो का मीनिंग होता है हैप्पी मैन और इल पेंसेरसो का मतलब होता है मेलंकली मैन या पेंसिव मैन। लैसिडस जो है ये इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टोरल एलेजी थी, और कॉमस एक मास्क था इनका। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देख लीजिएगा एक बार कि व्हाट वाज द एज, वो एज बताना है आपको, उम्र बताना है मिल्टन की। वेन मीन्स जब ही रोट, यानी कि मिल्टन ने लिखा, और क्या लिखा? द हिम्न ऑन द नेटिविटी। इसको हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि ऑन द, ये इनका एक कोड था जो कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी करके, जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है इसको, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। या तो आप इसे ये बोलिएगा या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, द हिम्न ऑन द नेटिविटी, जो कि इन्होंने 25 दिसंबर 1629 को लिखा था, और उस समय मिल्टन की एज 21 वर्ष थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि विच पोइम, कौन सी पोइम ऑफ मिल्टन, मिल्टन की रिप्रेजेंट करती है पोइट्स को इन अ गे एंड मैरी। के एंड मैरी का मतलब होता है प्रसन्न चित्त और मूड में स्वभाव, एंड इट पेंट्स एन आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ फ्रॉम डाउन टू डस्क। तो इसको जरा समझिएगा कि मिल्टन की कौन सी कविता कवि को एक गे और मैरी मूड को, गे एंड मैरी मूड को, डेट मीन्स आनंदमय मनोदशा को दर्शाती है। और ये भोर का मतलब डाउन टू डस्क, यानी कि सुबह से लेके शाम तक समझ लो, ठीक है। ये भोर से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक पूरे रस्टिक लाइफ को, पूरे देहाती जीवन के आदर्श तस्वीर को पेश करती है, यानी कि आइडियलाइज्ड पिक्चर को शो करती है। तो वो किस में शो किया जाता है आपको? बी, यानी कि एल एलेग्रो में। किसमें? एल एलेग्रो, और एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। तो इसीलिए इस लाइन को ध्यान बनाए रखना। अगर पूछ लें कि मिल्टन की कौन सी पोइम थी जिसमें पोइट के गे और मैरी मूड को रिप्रेजेंट किया गया है, पेंट किया गया है, और उनके आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ को फ्रॉम डाउन टू डस्क इसको दिखाया गया है, तो आप बताओगे एल एलेग्रो में। 9 नंबर, द पोएम विच इज रिटन इन सीरियस एंड मेडिटेटिव स्ट्रेन ऑफ मिल्टन वाज।
9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मिल्टन की गंभीर और ध्यानपूर्वक शैली में लिखी गई कविता कौन सी है। सीरियस का मतलब गंभीर और मेडिटेटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक शैली में लिखी गई कविता कौन सी है मिल्टन की, तो वो कौन सी है। गंभीर मुद्रा में लिखी हुई वो इल पेंसेर्सो है। इल पेंसेर्सो का मतलब होता है दुखी व्यक्ति, यानी कि या मलंकली मैन कहोगे या पेंसिव मैन बोलोगे इसको। अगला हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसकी बात आ गई इल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो की बात आ गई, तो आपको इतना बताना है कि ये जो इल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो कब लिखी थी जॉन मिल्टन ने, तो 1631, ध्यान बनाए रखिएगा कब, 1631, ठीक है। और इनका एक कॉमस भी आया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि 1634 में आया था। लैसिडस 37 में आया था। ये सब चीज़ें याद बनाए रखिए अपनी। विच पोइम ऑफ मिल्टन इज अ पास्टोरल इलेजी। मिल्टन की पास्टोरल इलेजी कौन सी है, तो पास्टोरल इलेजी इनकी कौन सी है, लैसिडस है। ध्यान रखिए लैसिडस जो कि कब आई थी, ये लिखी गई थी वो 1637 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 38 में। ध्यान बनाए रखिए इसको। अब नेक्स्ट हम हेम्न ऑन अ नेटिविटी की बात कर ली, ये 29 में आई थी। एल एलेग्रो 31 में आई है। ये क्या है, एक ओड है, और ये एल एलेग्रो एक पोइम है, ठीक है, जो कि हैप्पी मूड को शो करता है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हुई, ये पास्टोरल पोइम है, ये हैप्पी मूड को शो करने वाली पोइम है, और ये एक ओड है। इनकी डेट भी क्लियर कर लेना, ये 37 में आई है, 31 में और ये 29 में। नेक्स्ट, लैसिडस वाज रिटेन ऑन द मून द डेथ ऑफ विच मिल्टन्स फ्रेंड। लैसिडस जो लिखी गई है वो किन की मृत्यु से दुखी होकर के लिखी है मिल्टन ने, और मिल्टन के दोस्त का क्या नाम है जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के लैसिडस को लिखा गया है, तो वो थे एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग के ड्राउन यानी कि डूब जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन लैसिडस की रचना करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा 12 नंबर में, इन द सिविल वार ब्रोक आउट इन 1642 मिल्टन थ्रो हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट किंग। वो किंग कौन सा था, ध्यान रखिएगा, तो चार्ल्स फर्स्ट था। ध्यान रखिए कौन सा, चार्ल्स फर्स्ट उस समय गद्दी पर बैठे थे, जो कि 48 तक बैठे रहे। ओके, 48 में क्रॉमवेल का शासन आ गया, तो ये क्रॉमवेल बैठ गए, और फिर इसके बाद 58-59 में जाकर के फिर से चार्ल्स सेकंड बैठे थे गद्दी पर। 59 में ही जॉन मिल्टन को 2 महीने की लगभग कारावास भी हो गई थी। तो जरा समझाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन को। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जब 1642 में क्या हुआ था, गृह युद्ध छिड़ गया था, सिविल वार छिड़ा था। ओके, तो मिल्टन ने कौन से राजा के खिलाफ संघर्ष में खुद को दिल और आत्मा से डाल दिया, यानी कि पूरे दिल और दिमाग से, तन मन धन हर तरीके से उनके खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो वो राजा कौन सा था जिसके खिलाफ इन्होंने तन मन धन हर तरीके से उनके खिलाफ संघर्ष किया था, तो वो राजा था चार्ल्स फर्स्ट, याद रखना। नेक्स्ट, मिल्टन बिकेम द लैटिन सेक्रेटरी टू। जॉन मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी कब बनाया गया, इसकी कहानी क्या है। 1648 में जब चार्ल्स फर्स्ट का मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है चार्ल्स फर्स्ट की, तो क्रॉमवेल शासन पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, और क्रॉमवेल भी प्यूरिटन को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए 49 में, ठीक उसी के नेक्स्ट ईयर, जॉन मिल्टन को क्या करा दिया जाता है, 1649 में लैटिन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ओके, तो सी किनके शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, क्रॉमवेल के शासनकाल में। यानी कि मिल्टन को लैटिन सचिव बने थे जब उन्होंने खुद को एक सैनिक के रूप में लड़ने के अयोग्य पाया था। एक बात चीज़ ये भी ध्यान रखना, इन्होंने उसमें भी ट्राई किया था, आर्मी में जाने के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन वेन ही फाइंडिंग हिमसेल्फ अनफिट, ये अनफिट अपने आप को पाया टू फाइट एज अ सोल्जर, सैनिक के रूप में लड़ने के लिए अयोग्य पाया, तो इनको क्या बना दिया गया, लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया मिल्टन को। फिलहाल आपको याद क्या बनाए रखना है, उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हुई थी और क्रॉमवेल गद्दी पर बैठा इंग्लैंड में। मिल्टन बिकेम फ्रेंडलेस, मिल्टन बिकेम हो गए फ्रेंडलेस आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु के बाद, तो मृत्यु किसकी हुई थी, चार्ल्स फर्स्ट की हुई थी, ठीक है, एंड कमिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू द थ्रोन। अब समझो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, डैश दे रखा है, फिर ये समझिएगा कि मृत्यु और चार्ल्स द्वितीय के शासन पर आने के बाद मिल्टन मित्रहीन हो गए। जब पहले कौन, चार्ल्स फर्स्ट था गद्दी पर, 48 में हट गया, 49 में क्रॉमवेल आया, तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इनके मन का राजा था। लेकिन जब ये चार्ल्स द्वितीय, ये लिखा है यहाँ पर, चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल जब हुआ था, तब ध्यान रखना सिर्फ जॉन मिल्टन ने इनको सपोर्ट किया था, और विरोधी किनके थे, चार्ल्स सेकेंड के विरोधी थे और चार्ल्स फर्स्ट के भी विरोधी थे। चार्ल्स फर्स्ट 48 में इनकी मृत्यु हो गई, 48 में, इसके बाद क्रॉमवेल बैठे,
ए भी हट गए, तो लगभग 58 या 59 में, एक बार कंफर्म कर लेना, 1600 या तो 59 में गद्दी पर बैठे होंगे, 58 में, 59 में फिर से चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठ गए और तभी इनको 59 में जॉन मिल्टन को लगभग 2 महीने की कारावास में भी डाल दिया, जेल भी इनको जाना पड़ा था। खैर 15 नंबर क्वेश्चन देखो कौन सा है। हु रोड पैराडाइज लास्ट, किसने पैराडाइज लास्ट को लिखा? पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट आफ्टर अनडाउंटेड बाई ऑल हिज मिसफॉर्चून्स। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट को अपने सभी दुर्भाग्यों से निडर होने के बाद, यानी कि इनका दुर्भाग्य इनके पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इन्होंने इतने महान वर्क्स को लिखा। तो किसने लिखा? तो वो थे हमारे मिल्टन। ठीक है, ये इनके लास्ट फेज के वर्क कहलाते हैं। 16 नंबर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लास्ट वाज, पैराडाइज लास्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था? तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ये सभी दोनों ही ऊपर वाले क्या होते हैं? इनके सब्जेक्ट मैटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों का मतलब क्या हुआ जरा तेजी से समझ लीजिएगा कि पैराडाइज लास्ट की विषय वस्तु क्या थी। एक तो ये था कि जो कास्टिंग आउट फ्रॉम हेवन ऑफ द फॉलन एंजल्स और सैटन्स फाइट, इसके बाद में मैन्स टेम्पटेशन एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये सभी इनके क्या थे? कारण थे दोस्तों। 17 नंबर बीच पोइम, कौन सी कविता मिल्टन की इस कार्ड कहलाती है? द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन एलिजाबेथन पोइम। मिल्टन की किस कविता को अंतिम महान एलिजाबेथन कविता के रूप में माना जाता है, कहा जाता है? तो वो क्या थी? पैराडाइज लास्ट को बी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, और 18 नंबर की अगर हम बात करें, इन बीच पोइम कौन सी कविता में मिल्टन द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं ओके आप सैटर्न के, हु पजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ एंड हु रिप्रेजेंट द आइडियोमेटिवल हीरोइज्म ऑफ द प्यूरिटन अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट। तो वो कौन सी थी? पैराडाइज लास्ट। समझो इसे 18 नंबर, मिल्टन की किस कविता में सबसे प्रमुख जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर था वो कौन था? सैटर्न था। सैटर्न की आकृति, उसका फिगर जिसमें स्वयं मिल्टन के गुण हैं, ऐसा माना जाता है, जो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ प्यूरिटिज्म के अदम्य वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो कौन था? पैराडाइज लॉस्ट में ही दिखता है, सैटर्न में मिल्टन के गुण देखे जाते हैं। पैराडाइज लास्ट इज रिटन इन, किस में लिखा गया? ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ग्रैंड स्टाइल है इसका। विच पोइम ऑफ मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन दी वाइल्डरनेस। तो ये भी बी है, यानी कि पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन की कौन सी कविता में? कविता जंगल में प्रलोभन के विषय में संबंधित है, यानी कि टेम्पटेशन ऑफ वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगल में प्रलोभन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्टन की ऐसी कौन सी कविता का सब्जेक्ट जो है वो टेम्पटेशन इन दी वाइल्डरनेस था, तो आपको बताना होगा पैराडाइज रीगेन्ड दोस्तों। 21 नंबर की बात करें तो इन विच पोइम कौन सी कविता में मिल्टन डील करते हैं विद एन एंसेंट हैब्रू लेजेंड ऑफ सैमसन द माइटी चैंपियन ऑफ इजराइल, हाउ ब्लाइंड एंड स्कॉन्ड वर्किंग एज अ स्लेव अमंग द फिलिस्तीन्स। तो देखो तुम्हें पता है फिलिस्तीन और इजराइल्स का युद्ध किस में दिखाया जाता है, लड़ाई किस में दिखाया जाता है, जिसका हीरो सैमसन होता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी सैमसन एगोनिस्ट। कौन सी होती है? सैमसन एगोनिस्ट। किस कविता में मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट के एक प्राचीन हिब्रू कथा से संबंधित है, जो कि इजराइल के शक्तिशाली चैंपियन अब नेत्रहीन और तिरस्कारपूर्ण जो फिलिस्तीन होते हैं, जब सैमसन को उसके बाल काट दिए जाते हैं और सैमसन को वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया जाता है फिलिस्तीनियों का, उनको नेत्रहीन कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो उनके बीच एक गुलाम के रूप में काम कर रहा है, वो कौन होता है? तो वो सैमसन एगोनिस्ट होता है। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सैमसन एगोनिस्ट इज आ, ये है क्या? तो एक ट्रेजेडी है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? ट्रेजेडी। और ये क्या है? एक ट्रेजेडी होने के साथ साथ में एक ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है और रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1671 में आई है। इसको ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा कहा जाएगा। एक ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी 2009 में भी पूछा गया था कि ये जो सैमसन है वो ट्रेजिक कैसा ड्रामा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा। अब क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया हो, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आईलेस इन गाजा, क्योंकि गाजा में ही इसको बंदी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? सैमसन एगोनिस्ट को, गाजा की जेल में। तो आईलेस इन गाजा एट द मिल विद स्लैब्स, दिस लाइन टेकन फ्रॉम विच पोइम ऑफ मिल्टन। तो सैमसन एगोनिस्ट को गाजा की जेल में ही बंद कर दिया जाता है फिलिस्तीनियों के द्वारा। ठीक है, और ये इजराइल से होता है।
और इसकी जो पत्नी होती है उसके द्वारा इसके बाल काट दिए जाते हैं और बाल काटने से इसकी शक्ति चली जाती है, इस वजह से इसको बंदी बना लिया जाता है। इस तरीके की कहानी है इसमें। 24 नंबर पे अगर हम बात करें टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड ऑफ मैन, ये बात टू जस्टिफाई करने के लिए द वेज ऑफ गॉड ऑफ मैन, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि मनुष्यों को ईश्वर के मार्ग को न्यायोचित ठहराने के लिए यह पंक्ति मिल्टन की किस कविता से संबोधित है। तो सीधी सी बात है, एक ही कविता है इनकी जिसमें जो है मनुष्यों को ईश्वर के मार्ग को न्यायोचित ठहराने के लिए कहा गया है। वो कविता कौन सी है? पैराडाइज लास्ट है दोस्तों। 25 नंबर की अगर हम बात करें कि मिल्टन वाज इंस्पायर्ड बाई द प्रीवियस वर्क ऑफ व्हाट ऑथर। 25 का ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि होमर, वर्जिल और दांते। कौन कौन? होमर, वर्जिल और, यानी कि जॉन मिल्टन के किन लेखकों ने पिछले कार्यों से प्रेरित थे? तो होमर, वर्जिल और दांते। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे कौन कौन से लेखक थे जिनके वर्क से जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे? तो 3 याद रखना, होमर, वर्जिल और दांते को। बहुत